तो दोस्तों, देश का महा त्योहार आने वाला है। इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो निकालती हैं। मुझे और आपको लुभाने की कोशिश करती हैं, ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जो अचीव नहीं किया है वो अचीव करेंगे और आने वाले 5 साल आपके लिए और ज़्यादा सुनहरे बनाएंगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे सामने अभी पहला मैनिफेस्टो आया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उस मैनिफेस्टो को समझना ज़रूरी है। एज अ वोटर, वोट करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर उस मैनिफेस्टो के अंदर आपके लिए क्या क्या अच्छी बातें की गई हैं, क्या क्या आपके लिए ख़राब बातें हैं। एज ए सिटीज़न मेरे और आपके बहुत सारे मतभेद भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बात मुझे ना अच्छी लगे वो आपको अच्छी लग रही हो, और ये भी हो सकता है जो बात आपको अच्छी लगे वो मुझे ना अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं अपने विचार रखूँगा, जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उनकी जानकारी आपके सामने रखूँगा, कुछ तथ्य पेश करने की कोशिश करूँगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सब के मैनिफेस्टोस को हम लोग पूरा खंगालने की कोशिश करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे और समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को वोट देना है, किन किन बातों को ध्यान में रख के वोट देना है। वोट देना आपका पर्सनल अधिकार है, उसमें मैं यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। बट हाँ, आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए बेहतर यहाँ पर मैनिफेस्टो लेकर आई है, किस मैनिफेस्टो के अंदर क्या अच्छी बातें हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे मैनिफेस्टो है। आप लोग भी अपना मैनिफेस्टो निकाल सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टो वो कोई भी चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट निकालो, अपने विचार लिखो, किस इशू के अंदर आपके क्या विचार हैं, उन चीज़ों को आप लोग प्रस्तुत करो, उसको हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्टो कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय पर अपना अपना मैनिफेस्टो आपके सामने रखती हैं, कुछ इशू के बारे में बात करती हैं कि उस इशू से अगर वो सामने आ जाएंगे तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे। बात करते हैं कि आप लोग अगर उन्हें वोट करेंगे तो वो क्या क्या प्रोमिसेस डिलीवर करेंगे। एक छोटा सा मुद्दा ये है कि जो मैनिफेस्टो है उसको लीगल भी बना देना चाहिए, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो लीगल हो जाएगा तो अगर कोई सरकार में आने के बाद भी अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करता है तो कम से कम हम उसे कोर्ट में तो घसीट सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमारे सामने आया है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसकी सबसे पहली जो टैगलाइन है वो है कांग्रेस विल डिलीवर। कांग्रेस डिलीवर करेगी, और सबसे नीचे तस्वीर है यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी की। आप लोग आगे बढ़ते हो तो पेज नंबर 2 पे आपको कंटेंट से दिख जाएंगे। अच्छी तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर सारी की सारी चीज़ों को डिफाइन किया है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से आई है, कौन सी चीज़ यहाँ पर कैसे है। तो वो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम लोग अलग से कंसीडर करेंगे। बट आज जो मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ डिस्कशन में लेने वाला हूँ वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पर राहुल गांधी जी के बारे में बातें लिखी गई हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी तरफ से वो बातें हैं। डायरेक्टली राहुल गांधी जी आप तक जो बातें पहुंचाना चाहते हैं वो बातें लिखी हुई हैं। पेज पे लिखा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने 121 पब्लिक कंसल्टेशन करी, 53 सेशन करे फार्मर्स के साथ, टीचर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट भी थे उनमें, उनके साथ यहाँ पे बातें करी। 12 कंट्री के यहाँ पे एनआरआई रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हम लोगों के सामने रखी है, ऐसा उनका मानना है। अब फॉरवर्ड के अंदर वो क्या कह रहे हैं, देखो। फॉरवर्ड के अंदर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि आई हैव नेवर ब्रोकन अ प्रॉमिस दैट आई हैव मेड। उन्होंने आज तक कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है जो उन्होंने वादा कर दिया। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो राहुल गांधी जी ने किया, और ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो उन्होंने नहीं तोड़ा। और अगर इसका सवाल ढूंढना है तो हम लोगों को अमेठी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राहुल गांधी जी के हाथ में सत्ता नहीं आई है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कौन से प्रॉमिस किए और कौन से प्रॉमिस तोड़े। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं करेंगे। पर फॉरवर्ड के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, कुछ सवाल पूछे गए हैं। मैं फॉरवर्ड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा उठा रहा हूँ, जहाँ ये पूछा गया है, विल इंडिया बी फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या इंडिया कभी फ्री होगी और क्या इंडिया कभी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। देखो, इंडिया आज भी फ्री है। 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे, और इंडिया आज भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है हमारे पास, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग सबसे बड़ी कंट्रीज। ओके, यहाँ पर पूछा गया कि विल द इंडियन पीपल बी फ्री, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री टू लिव, फ्री टू वर्क, फ्री टू प्रे, फ्री टू ईट, लव एंड मैरी whomsoever they want,
free from poverty, free to pursue the elections, and will be governed by precursor ideology. क्या जो लोग हैं वो आज भी उसी आइडियोलॉजी से गवर्न होंगे जिस आइडियोलॉजी से वो लोग गवर्न होते आ रहे हैं? इस चीज़ को पूछा गया। परनीशियस आइडियोलॉजी से जो लोग गवर्न हो रहे हैं, क्या उससे आज़ादी मिल पाएगी? ये सवाल पूछा गया। क्या जो लोगों के राइट हैं वो सामने आएंगे? इंस्टीट्यूशंस, कन्वेंशंस, इन सब के बारे में बात की गई। और बात की गई हेल्दी डिफरेंसेस दैट आर असेंशियल ऑफ द मल्टीकल्चरल कंट्री। देखो, बिल्कुल सही बात है, हम लोग एक मल्टीकल्चरल कंट्री हैं, अनेकता में एकता हमारी विचारधारा है। उसी के बारे में बात की गई कि जो डिफरेंसेस होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के बीच में हो, किसी भी कास्ट के बीच में हो, या मेरे और आपके विचारों के बीच में हो, वही भारत को भारत बनाता है। ये बात की गई है कि हेल्दी डिफरेंसेस होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे लोगों के राइट कर्व किए जा रहे हैं, डायरेक्टली इस चीज़ को बोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई विल इंडिया बी एबल टू लिफ्ट ऑल आर पीपल विद द टाइड ऑफ ग्रोथ, कि जो ग्रोथ हम लोग अचीव कर रहे हैं उसके साथ हम लोग यहाँ पर सारे के सारे लोगों को अपलिफ्ट कर पाएंगे। एंड विल इट गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, और विल इंडिया बिकम द कंट्री मार्क्ड बाय ग्रॉस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, वेल्थ एंड पावर, कि क्या हमारा देश आगे जाकर वो इनइक्वल कंट्री बन जाएगा जहाँ पे लोगों का डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ एंड पावर। इसके नीचे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली टारगेट करते हुए फॉरवर्ड के अंदर बोला गया है, द लास्ट 5 years हैव बीन डिजास्टर्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। बात की गई है कि पिछले 5 साल हम लोगों के लिए डिजास्टर्स रहे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें यहाँ पे लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लोगों को नापसंद हो सकती हैं वो चीज़ें, बट इंडिया 6th ग्रोइंग पावर बना है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बना है। पूरी दुनिया ने इंडिया का लोहा माना है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने 14:1 के रेशियो से चाइना को बिल्कुल अलग करके दिखाया, अपनी डिप्लोमेटिक पावर हम लोगों ने शोकेस करी, क्या आपको नहीं लगता कि 5 सालों में हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है? यहाँ पे डायरेक्टली ये बोला गया है कि पिछले 5 साल हमारे लिए बिल्कुल डिजास्टर्स थे। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है देश में, बिल्कुल सही बात है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। अगर कांग्रेस कह रही है कि 15 लाख जॉब है सरकारी, तो वो 15 लाख जॉब यहाँ पर कहाँ से हैं? सरकार को उसके ऊपर बात देखनी चाहिए कि अगर हैं तो सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करे। मैं यहाँ पे युद्ध के साथ हूँ, बट ये बोल देना कि पिछले पूरे 5 साल डिजास्टर्स रहे, क्या ये बात थोड़ी सी मिसनॉमर नहीं है, थोड़ी सी गलत नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके 5 साल बिल्कुल ही बर्बाद रहे हैं? क्या सरकार ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया? जो उज्ज्वला, उड़ान जैसी योजना चलाई, क्या उससे किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ? क्या यहाँ पे जो बैंक्स को उभारने की कोशिश की गई उससे यहाँ पे किसी का बेनिफिट नहीं हुआ? तो ये कुछ यहाँ पे सवाल हैं। यहाँ पे बात की गई कि यूथ हैव लॉस्ट द जॉब्स। बिल्कुल, अगर हम लोग यहाँ पे NSSO की सर्वे की बात करें जिसे सरकार ने नहीं निकाला, उस सर्वे के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने हम लोगों के सामने रखा, यही चीज़ बात की गई कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यहाँ पे कम हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया है। यूथ की जॉब यहाँ पे खो गई हैं। फार्मर्स हैव लॉस्ट द होप। बिल्कुल, देखो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही रखे हैं। जो फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करी हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में तो कुछ फार्मर्स ने यह भी कह दिया था कि वो यहाँ पर खड़े होंगे। 180 से ज़्यादा फार्मर्स खड़े होने की बात कर रहे थे इलेक्शन में, कि ये उनका एक रोष था जिसे वो प्रकट करना चाह रहे थे। ट्रेडर्स हैव लॉस्ट बिजनेसेस, ट्रेडर्स के बारे में बात की गई, बट अकॉर्डिंग टू द सर्वे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। उतना मुनाफा उनको कभी भी नहीं हुआ जितना पिछले 5 सालों में हुआ। तो ये जो पॉइंट है ट्रेडर्स हैव लॉस्ट बिजनेसेस, इसको हम लोग पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, 50-50 से हम लोग ले सकते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंसेस, यस they have lost their confidences after the demonetization, but अगर आप लोग रिसेंट रिपोर्ट देखोगे, यहाँ पर उनके अंदर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी हम लोग जब देखते हैं मुद्रा लोन्स के बारे में देखते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस चीज़ को भी मैं पूरी तरीके से नहीं मानूंगा। डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैव लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स। देखो ये एक थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें मैं पूरी की पूरी तरीके से इम्प्रेस नहीं हुआ जो ये बात बोली गई
कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशनल राइट्स ही खो दिए हैं ना। हाउ, किस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि उन्होंने अपने राइट्स खो दिए हैं? अभी जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही गई थी यहाँ पे कोर्ट के पास, ये प्रूव करने की स्टेट गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेटिव डेटा थे उनके अंदर प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे बात की गई है कि इंस्टीट्यूशंस हैव लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। इसके बारे में हम कुछ अभी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बोला गया कि हार्शेस्ट ब्लो इज दैट आवर सिटीजन हैव लॉस्ट देयर फेथ इन द प्राइम मिनिस्टर। लोगों का भरोसा फूट चुका है प्रधानमंत्री के ऊपर, ये कहना है यहाँ पे राहुल गांधी जी का। पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सारी बातों पे हम लोग विश्वास ना करें, बट भरोसा ही उठ गया, ये चीज़ भी सही नहीं है। वो मेरे और आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा तो डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। Now he has only given us only grandiose promises, empty slogans, failed programs, false statistics and overall climate of fear, intimidation and hatred. डायरेक्टली बोला गया है कि प्रधानमंत्री ने वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं, हेट्रेड प्रोवाइड करी है, क्लाइमेट ऑफ फियर प्रोवाइड किया है, एम्प्टी स्लोगन्स दिए हैं, अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, यहाँ पे फेक प्रोमिसेस किए। देखो, सारे प्रोमिसेस कोई भी सरकार पूरा नहीं करती है। आप लोग आज उठा लो या पहले की सरकारों को उठा लो, बट यहाँ पे ये कह देना कि जितने भी प्रॉमिस थे सब फेक थे, जितने भी प्रोग्राम थे सब फेल हुए। अगर जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे थे वो फेल हुए हैं तो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, सियोल का पीस प्राइज़ दिया जाता है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे उज्ज्वला योजना के अंदर सराहना दी जाती है? क्यों हमारे देश में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन होता हुआ नज़र आया? क्यों हमारी इकोनॉमी इस तरीके से आगे बढ़ रही? तो कुछ प्रोग्राम यहाँ पे फेल हो सकते हैं कि जब प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, बट सारी की सारी चीज़ें फेल हुई हैं ये भी हम लोग नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ पे बात की गई कि फॉल्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इसके ऊपर तो इकोनॉमिस्ट भी मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार ने फॉल्स स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों के सामने रखे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड की बात करते हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि व्हाट आर दोज पॉइंट्स जो कि कांग्रेस के लिए थम्स अप वाले पॉइंट्स हैं, और व्हाट आर दोज पॉइंट्स जो कि इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के लिए ये वाले पॉइंट्स हैं। इनको हम लोग डिस्कशन में लेंगे। उम्मीद है आपको थोड़ा फॉरवर्ड समझ में आया होगा कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, क्या आप तक पहुंचाना चाहते थे। अब आप लोग एनालाइज करें कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और आप लोगों के साइड में लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि क्या बोला है राहुल गांधी जी ने। आज का जो हमारी बातें हैं उनको यहीं ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए।